नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ये सामान्य से प्रश्न है दोस्तों, और ये हर किसी को याद नहीं रहते हैं, और किसी वैसे देखा जाए तो सबको याद होते भी हैं और नहीं भी होते, दोनों बातें हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं दोस्तों, वर्ण, शब्द और वाक्य। हमारा आंसर ये है दोस्तों, व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसे मौखिक इकाई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं या कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो दो अंग होते हैं या दो प्रकार होते हैं, शब्द और वाक्य। पहला शब्द और दूसरा वाक्य। अगला प्रश्न हमारा है, भाव या भावार्थ या भाव के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का केवल एक ही अंग होता है या एक ही प्रकार होता है, जिसे वाक्य कहा जाता है, वाक्य के रूप में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई को किस नाम से जाना जाता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात होती है तो दोस्तों, सबसे बड़ी इकाई वाक्य ही होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, या हम कह सकते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगला प्रश्न हमारा है, मूल स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों, ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, मूल स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है, जैसे कि अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, जिन स्वरों को उच्चारित करते समय कम समय या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें छोटा या लघु स्वर कहा जाता है, या ह्रस्व स्वरों भी कहा जाता है दोस्तों, ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, संधि स्वरों में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है। संधि स्वरों में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है, द्विमात्रिक या दो मात्राओं का। दोस्तों, संधि स्वरों में दो मात्राओं का प्रयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्विमात्रिक स्वरों के पर्याय हैं। द्विमात्रिक स्वरों के पर्याय दोस्तों पूछ ले तो दीर्घ, गुरु और बड़ा, ये होता है। जिन स्वरों को लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जिन स्वरों को लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, उन्हें प्लुत कहा जाता है, प्लुत नाम से जाना जाता है। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 होती है दोस्तों, उ, बड़ा उ, ओ और औ। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो अवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7 होती है, ओ, आ, ई, री और ए और आई, ये होते हैं दोस्तों अवृत्ताकार। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं, वो 3 प्रकार के भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्य। अग्र, मध्य और पश्य, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगला प्रश्न हमारा है, जीभ
की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जीव की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वरों की संख्या होती है, वो है 5। ई, ए, आई और री। दोस्तों ई हम कह सकते हैं ई, ए, आई और री, ये 5 स्वर होते हैं दोस्तों। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर कितने होते हैं? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर बताना है हमको, तो केवल एक स्वर होता है दोस्तों, और वह होता है अ। आगे चलते हैं दोस्तों। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वरों की संख्या होती है, वह होती है 5। सॉरी दोस्तों, आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तालव्य की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो तालव्य की स्थिति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं दोस्तों। संवृत, विवृत, अर्धविवृत और अर्ध संवृत। अगला प्रश्न हमारा है, किन स्वरों के उच्चारण में मुंह बंद होता है? तो संवृत स्वरों के उच्चारण में मुंह बंद होता है दोस्तों। संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? संवृत स्वरों की संख्या 5 होती है दोस्तों। ई, उ और री। अर्ध संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अर्ध संवृत स्वरों की संख्या 2 होती है दोस्तों, ए और ओ। विवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो विवृत स्वरों की संख्या केवल 1 होती है दोस्तों, और जिसे आ कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह खुला है उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें विवृत स्वर के रूप में जानते हैं दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह खुलता है उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो विवृत स्वर के रूप में। अर्ध विवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अर्ध विवृत स्वरों की संख्या 3 होती है दोस्तों। अ, आई, ओ। जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुंह आधा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अर्ध विवृत कहा जाता है दोस्तों। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अर्ध संवृत कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है, क से म तक। अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजन वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। व्यंजन वर्णों के कितने प्रकार हैं? तो 8 प्रकार हैं दोस्तों। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी, नासिकीय, संघर्षहीन, प्रकमित, पार्श्विक और ताड़नजात। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों, य, र, ल और व। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है दोस्तों। संघर्ष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।